आज के इस गहन अध्ययन में हम मानव मस्तिष्क के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जी, और आज का हमारा ये जो विश्लेषण है वो उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है जो न सिर्फ विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं बल्कि यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। इन परीक्षाओं में मस्तिष्क से जुड़े जो तथ्य आते हैं ना, वो सिर्फ रटने वाले बिंदु नहीं है। उनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल, मुझे भी इसका इंतजार है। तो चलो आप पहली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक 3D मानव मस्तिष्क का चित्र दिखाया गया है जिसके चारों ओर 4 टेक्स्ट बॉक्स या पॉइंटर्स हैं और नीचे 2 MCQ बॉक्स दिए गए हैं। हाँ, चित्र काफी स्पष्ट है। जी, तो कंटेंट की बात करें तो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS का मुख्य अंग है और यह शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है। इसका औसत वजन करीब 1350 से 1400 ग्राम होता है। अच्छा, 1350 से 1400 ग्राम। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, यह अकेले पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन उपयोग करता है। अरे बाप रे। मेरा एक सवाल है यहाँ, अगर इसका वजन सिर्फ 2% है तो यह इतने अधिक रक्त और ऑक्सीजन यानी 20% का उपयोग क्यों करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भले ही इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम हो, लेकिन इसे लगातार बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कभी सोता नहीं है, इसलिए इसे इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है। समझ गया। नीचे दिए गए MCQ बॉक्स को देखकर लगता है ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। मस्तिष्क का वजन जो कि 1350 ग्राम है और ऑक्सीजन का प्रतिशत यानी 20%, ये सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मस्तिष्क का वजन और ऑक्सीजन की खपत परीक्षा के सीधे प्रश्न है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस चित्र में एक आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन को बड़ा करके दिखाया गया है और नीचे 2 MCQ भी हैं। हाँ, ये न्यूरॉन की संरचना काफी जटिल लग रही है। बिल्कुल। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अच्छा। हाँ, और सबसे अहम बात, इसमें कभी कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन नहीं होता। एक सेकंड, अगर इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है तो क्या इसका मतलब है कि क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बन सकते? और डैमेज हो गया वो दोबारा नहीं बनता। अरे वाह, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है, खासतौर पे ये जो MCQ वाला हिस्सा है। हाँ, क्योंकि क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये वाले प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो न्यूरॉन का सबसे लंबी कोशिका होना और विभाजन न होना इसके सबसे अहम परीक्षा बिंदु हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड में खोपड़ी के चित्र का वर्णन है जिसके अंदर मस्तिष्क बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा हुआ दिख रहा है और नीचे 2 MCQ दिए गए हैं। देखने में एकदम हेलमेट जैसा लग रहा है। बिल्कुल, इसे प्राकृतिक हेलमेट कहा ही जाता है। मस्तिष्क एक बहुत कठोर हड्डी के साँचे में रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। ये ऊपरी हिस्सा बाहरी आघातों से बचाता है। और ये कितनी हड्डियों से बनता है? मेरा मतलब क्रेनियम को बनाने में कुल कितनी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं? ये कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है जो आपस में बहुत मजबूती से जुड़ी होती हैं। अच्छा, 8 हड्डियां। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, एकदम। हड्डियों के ढांचे का नाम क्रेनियम और इन 8 हड्डियों की संख्या याद रखना बहुत आवश्यक है। तो सारांश यही है कि 8 हड्डियों वाला प्राकृतिक हेलमेट क्रेनियम मस्तिष्क की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ चित्र में मस्तिष्क की परतें लेयर्स खुली हुई दिखाई गई हैं जिससे अंदर की झिल्लियां स्पष्ट हो रही हैं और नीचे 2 MCQ हैं। ये लेयर्स क्रेनियम के ठीक नीचे होती हैं क्या? जी हाँ, मस्तिष्क के चारों ओर 3 परतों वाली एक सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जिसे मेनिन्जेस कहते हैं। इसकी बाहरी परत ड्यूरामीटर है, मध्य वाली आर्केनॉइड है और भीतरी पायामीटर है। मैंने सुना है इसमें कोई बीमारी भी होती है। इस झिल्ली में सूजन आने पर कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब इसमें जीवाणु संक्रमण होता है और सूजन आ जाती है तो मेनिंजाइटिस नाम का रोग हो जाता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है, मेनिंजाइटिस वाला। बहुत ज्यादा।
सुरक्षात्मक झिल्ली का नाम मेनिंजेज और राजाराम मोहन राय की मृत्यु का कारण, जो कि यही मेनिंजाइटिस था, ये परीक्षा के बहुत पसंदीदा सवाल हैं। तो झिल्ली का नाम मेनिंजेज है और इसकी सूजन मेनिंजाइटिस बीमारी का कारण बनती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस स्लाइड के चित्र में मस्तिष्क के चारों ओर पानी या तरल पदार्थ जैसी एक संरचना दिखाई गई है। पानी जैसा, हाँ। ये क्या काम करता है? ये दरअसल सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है, जिसे CSF भी कहते हैं। मस्तिष्क और मेनिंजेस झिल्ली के बीच यही द्रव भरा होता है। अच्छा। हाँ, और ये झटकों से बचाता है, यानी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन ये द्रव मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के अलावा और क्या मुख्य काम करता है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है, शॉक एब्जॉर्बर वाला। हाँ, मस्तिष्क का शॉक एब्जॉर्बर किसे कहते हैं, इसका उत्तर CSF द्रव है, और ये एकदम रट लेने वाला पॉइंट है। तो CSF द्रव मस्तिष्क को पोषण देने के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में मस्तिष्क को 3 अलग-अलग रंगों में बांटकर दिखाया गया है, नारंगी, हरा और नीला। तो ये रंग इसके अलग-अलग भागों को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। सबसे बड़ा और अगला भाग है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। मध्य का छोटा हिस्सा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन है, और पीछे स्थित पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन कहलाता है। इन तीनों भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन ही होता है। ये जो MCQs दिए हैं, इन्हें देखो ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और इसके कुल कितने भाग हैं? 3। ये परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो अध्ययन के लिए मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ चित्र में मस्तिष्क के अग्र भाग यानी सेरिब्रम को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, क्योंकि सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। अरे वाह, 2/3? जी, ये सबसे विकसित भाग है और यही हमारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त और चिंतन का केंद्र है। और इसके दाएं और बाएं गोलार्ध होते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, सेरिब्रम के दोनों गोलार्धों यानी दाएं और बाएं को आपस में जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? उन दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा है, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता और याददाश्त का केंद्र जो कि सेरिब्रम है, और मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा, ये परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो सेरिब्रम हमारा सबसे विकसित हिस्सा है, जो हमारी बुद्धिमत्ता और याददाश्त को नियंत्रित करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में मस्तिष्क का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें थैलेमस को हरे रंग से चमकते हुए दर्शाया गया है। ये थैलेमस कहाँ पर स्थित होता है? यह सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है, और इसका काम बहुत दिलचस्प है। ये बाहरी तापमान जैसे सर्दी या गर्मी का एहसास कराता है। अच्छा। हाँ, और बाहरी दर्द और स्पर्श का एहसास भी यही कराता है। इसे मस्तिष्क का रिले सेंटर भी कहते हैं। तो अगर हमें बाहर से कोई चोट लगे या दर्द हो, तो इसका एहसास मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कराता है? स्रोत के अनुसार बाहरी दर्द और स्पर्श का अनुभव थैलेमस ही कराता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, एकदम। बाहरी सर्दी गर्मी का एहसास और बाहरी चोट का अनुभव, इन दोनों का उत्तर थैलेमस है, और ये बहुत जरूरी प्रश्न है। तो थैलेमस हमारे शरीर के लिए बाहरी तापमान और दर्द का मुख्य सूचक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस बार क्रॉस सेक्शन वाले चित्र में हाइपोथैलेमस को नीले रंग से हाईलाइट किया गया है, और उससे जुड़ी कुछ रेखाएं इसके अलग अलग कार्यों को दर्शा रही हैं। थैलेमस बाहरी तापमान देखता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये आंतरिक तापमान नियंत्रित करता है। ये भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र है, और हमारी भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, इनको भी नियंत्रित करता है। अरे वाह, मतलब सारी भावनाएं यहीं से आती हैं। बिल्कुल। और एक और खास बात,
पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के कारण इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, थोड़ा और बताइए। वो इसलिए क्योंकि यह स्वयं पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो उसका भी जो मास्टर हुआ वो हाइपोथैलेमस हुआ। समझ गया। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। जी, भूख, प्यास और भावनाओं का नियंत्रण और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि, ये दोनों हाइपोथैलेमस से जुड़े हैं और परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हाइपोथैलेमस हमारी भूख, प्यास, भावनाओं और आंतरिक तापमान का मुख्य नियंत्रक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ चित्र में मस्तिष्क के ठीक बीच के हिस्से को पीली चमक के साथ दिखाया गया है और साथ में आंख और कान के आइकन बने हुए हैं। आंख और कान, इसका मतलब ये देखने सुनने से जुड़ा है? एकदम सही। यह है मध्य मस्तिष्क है और इसका मुख्य भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। यह मुख्य रूप से देखने की शक्ति यानी विजुअल पावर और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। और इसका कोई और काम भी है क्या? हाँ, यह अग्र मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम भी करता है। तो देखने और सुनने की शक्ति का सीधा संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? ये मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है और विशेष रूप से इसके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग द्वारा। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाले प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। तो दृष्टि और श्रवण शक्तियों का मुख्य केंद्र मध्य मस्तिष्क होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी, देखते हैं। इस स्लाइड में मस्तिष्क को पीछे की ओर से दिखाया गया है और नीचे के हिस्से, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, उसे हाईलाइट किया गया है। ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है ना? हाँ, और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसका मुख्य काम शरीर का संतुलन यानी बॉडी बैलेंस और पोस्चर बनाए रखना है। अच्छा, तो हमारी मूवमेंट्स को यही कंट्रोल करता है? जी, ये ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात दी गई है कि अत्यधिक शराब पीने से ये काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति लड़खड़ाता है। अत्यधिक शराब पीने पर व्यक्ति के शरीर का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि शराब के प्रभाव से सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है और चूंकि यही संतुलन के लिए जिम्मेदार है, तो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य और शराब का प्रभाव, ये सेरिबेलम से जुड़े सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का नियंत्रण सेरिबेलम का मुख्य काम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ चित्र में मस्तिष्क का निचला तना या स्टेम दिखाया गया है और साथ में फेफड़े तथा हृदय के ग्राफिक आइकन बने हैं। तो ये हमारी सांस और दिल की धड़कन से जुड़ा है? हाँ, इसमें दो मुख्य भाग हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स मुख्य रूप से श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे पिछला भाग है। और मेडुला क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिन पर हमारा जोर नहीं होता, जैसे हृदय की धड़कन, पाचन, ब्लड प्रेशर और छींक आना, खांसना और उल्टी का केंद्र भी मेडुला ही है। तो छींकने या उल्टी आने जैसी क्रियाओं का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ये सीधे तौर पर मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है और श्वसन दर का नियंत्रण जो पोन्स करता है, ये परीक्षा के पक्के प्रश्न हैं। तो पोन्स श्वसन के लिए और मेडुला हमारी सभी अनैच्छिक जीवन रक्षक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में मस्तिष्क के निचले हिस्से से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंदर जाने वाला मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है। ये तो बहुत लंबी संरचना लग रही है। हाँ, मेड्यूला का निचला हिस्सा ही आगे बढ़कर मेरुरज्जु बनता है। ये अचानक होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का केंद्र है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे क्या? जैसे गर्म वस्तु छूते ही अचानक हाथ हटा लेना। जब मस्तिष्क किसी और काम में व्यस्त होता है, तब यही मेरुरज्जु शरीर का नियंत्रण संभालता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं और उन्हें कौन नियंत्रित करता है?
जैसा कि स्रोत में बताया गया है, गर्म वस्तु छूकर हाथ हटाना प्रतिवर्ती क्रिया है और इसे मुख्य रूप से मेरुरज्जु ही नियंत्रित करता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और मेरुरज्जु किसका विस्तार है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का विस्तार है, ये दोनों एमसीक्यू बहुत जरूरी हैं। तो अचानक होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मेरुरज्जु हमारे शरीर का आपातकालीन नियंत्रक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ चित्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से नीले रंग की नसें निकलकर पूरे शरीर में जाल की तरह फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये पूरा वायरिंग सिस्टम लग रहा है। बिल्कुल, ये नसें तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, जो कुल 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी, ठीक है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, जो कुल 31 जोड़ी होती हैं। मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, एक बार फिर से बताएंगे? जी, मस्तिष्क से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। ये नंबर अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इनकी संख्या परीक्षा में बार-बार आती है, तो कपाल से 12 और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसों का नेटवर्क हमारे शरीर में फैला होता है। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी, आखिरी स्लाइड। इस चित्र में मस्तिष्क में कुछ जगहों पर लाल रंग के चमकते हुए धब्बे दिखाए गए हैं, जो किसी बीमारी का संकेत दे रहे हैं। तो ये मस्तिष्क संबंधी रोग हैं? हाँ, स्रोत बताता है कि अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, और ये सेरिब्रम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अच्छा, सेरिब्रम को? जी, और हमने पहले भी बात की थी कि मेनिंजेस झिल्ली की सूजन मेनिंजाइटिस कहलाती है। जब न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, तब डिमेंशिया या अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है। तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मुख्य रूप से मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, अल्जाइमर किस अंग को प्रभावित करता है और भूलने की बीमारी किसे कहते हैं, ये सीधे एमसीक्यू के रूप में आते हैं। तो न्यूरॉन्स के क्षतिग्रस्त होने से याददाश्त से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर होती हैं। तो हमने सारी स्लाइड्स कवर कर ली? जी हाँ, तो इसी के साथ हमने मस्तिष्क के वजन से लेकर उसके रोगों तक परीक्षा के लिए जरूरी सभी 15 स्लाइडों का सफलतापूर्वक विश्लेषण कर लिया है। हाँ, और ये बहुत ही जानकारी से भरा रहा। जाने से पहले स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार पर गौर कीजिएगा। सोचिए, अगर क्रेनियम की वो 8 हड्डियां ना हो, तो क्या हमारे वो 100 बिलियन न्यूरॉन सुरक्षित रह पाएंगे, जो हमारी पूरी बुद्धिमत्ता और याददाश्त का आधार है? सच में, बिना उस प्राकृतिक हेलमेट के हमारी पहचान और यादें एक पल में खत्म हो सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।